So class, today we are going to start with a new module, that is valuation of goodwill. Now before starting to the this chapter, can you all just tell me what you mean by goodwill? What is goodwill? Oh yes, it is a reputation. Vinita is saying it is an asset, correct? Somewhere we all find it very difficult to define it because see, जैसे ही गुडविल बोला तो सबसे पहले जो माइंड में क्लिक होता है that it is an asset. Yes, correct, it is an asset. नो डाउट इट इज अ परमानेंट. अगर कोई सबसे मोस्ट परमानेंट अगर कोई एसेट है ना तो दैट इज अ गुडविल. और ये भी परमानेंट एसेट किसने टर्म किया है? तो एज पर द कंपनीज लॉ द गुडविल इज कंसिडर एज अ मोस्ट परमानेंट एसेट. And the second word which we it clicks in our mind is a reputation. Yes, correct, it is a reputation, but still it is very much difficult to define. But yes, when I say कि मुझे अगर उसको एक्सप्लेन करना है तो आई फाइंड इट वेरी इजी टू एक्सप्लेन इट अप. Yes, it is an intangible. Very good, Yatri. It is an intangible fixed assets. It is an intangible fixed asset. You cannot touch it. आप उसको टच नहीं कर सकते हो. But it is an intangible fixed assets which have its value, which have its realizable value. उसकी एक वैल्यू है. गुडविल प्रोप्राइटर को या तो कंपनी को हेल्प करती है टू अर्न अ प्रॉफिट इन द फ्यूचर. अगर आपको गुडविल को कैश में कन्वर्ट करना है एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ द बिजनेस, देन यू कैन डू इट अप because it has a good power. It is also known as a magnetic power of attracting the customers towards your organization. अगर देखो आज भी अगर हम कहते हैं ना कि आई एम गोइंग टू MM, इफ आई से दैट आई एम गोइंग टू द MM, तो आपको सबसे पहले वहां का क्या याद आएगा? लस्सी, उसकी कचौरियां, MM की बूंदी. So see, when I say about Haji Ali Juice Center, so it is famous for the juices. तो क्या है ये? इसका रेप्यूटेशन है, वो उसकी क्या है? वो उसकी गुडविल है. एंड इट टेक्स अ इयर्स टू बिल्ड दिस गुडविल. अगर आप बोलो कि मैं एक महीना बिजनेस स्टार्ट करके हो गया एंड मैं इन 1 मंथ मैं मेरा गुडविल अर्न कर दूं, तो ना, इट इज नॉट पॉसिबल. इट टेक्स अ टाइम टू अर्न अ गुडविल एज वेल. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ. अब देखो, इसका एक प्रेजेंट वैल्यू होता है. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ना एक प्रेजेंट वैल्यू ये करके रखते हैं, एक्सपेक्ट करके रखते हैं कि हाँ, मुझे फ्यूचर में इतनी अर्निंग्स मिल सकती है इसके वजह से. So where the goodwill has its value, the goodwill has its value in the case of the profit. अगर आप प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो तो ही आपको वहां पर आपकी गुडविल की वैल्यू मिल सकती है. बट अगर आप लॉस इनकर करते हो तो क्या कोई कंसर्न आपका बिजनेस खरीदना चाहेगा? नो, दे डजंट हैव एनी वैल्यू. कोई वैल्यू नहीं होगी फिर लॉस मेकिंग कंसर्न में. And goodwill is always and always created by a variety of factors. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से द गुडविल इज बीन क्रिएटेड. So let's jot it down fast. You all jot down fast. What is a goodwill? Yes, all our assets help us to earn the profit. That is very true. हमारे जो असेट्स है, असेट्स हमें कहाँ हेल्प करते हैं? अर्न प्रॉफिट करने में. तो गुडविल भी हमारा क्या है? गुडविल भी हमारा एक असेट है, बट इट इज एन इनटेंजिबल असेट. We can value the goodwill as well, and the goodwill has some realizable value. Now, can you all just tell me कि हमें गुडविल क्यों मिल सकती है? कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से मुझे गुडविल मिलेगी? Which all are the factors from which I can gain a goodwill? Yes, I can say that it is a location. सबसे पहले तो मेरा लोकेशन.
अगर बहुत अच्छा नियरेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी हाईवे के नियरेस्ट अगर बिजनेस होता है तो कन्वीनियंट होता है, कभी स्टेशन के नियरेस्ट अगर कोई शॉप्स होती है तो वो भी, अगर यू दैट इज यू नो द कंसर्न, इफ इट इज लोकेटेड एट द प्राइम लोकेशन, तो ऑब्वियसली उसका जो बिजनेस का कन्वीनियंस के वजह से भी ना दे कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर्स। आप कोई गांव खेड़े में जाके कोई शॉप खोलोगे और एक एकदम क्राउडेड एरिया में अगर आप शॉप खोलोगे तो ऑब्वियसली आपकी शॉप, आपको भी पता है कि कहाँ पर ज्यादा चलेगी, वेर यू कैन अट्रैक्ट मोर ऑफ योर कस्टमर। सो द फेवरेबल लोकेशन इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ अ गुडविल। ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग, कि अगर लोकेशन अच्छा हुआ ना तो इट हेल्प्स द यू नो टू अट्रैक्ट मोर ऑफ द कस्टमर। अपार्ट फ्रॉम लोकेशन यू ऑल्सो हैव अ टाइम फैक्टर, कि कितना पुराना बिजनेस है, यू नो जितना पुराना, जितना एज हो जाता है ना ऑफ दैट बिजनेस, ठीक है, तो इट स्टार्ट अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ योर गुडविल। आप मार्केट में काफी टाइम से हो तो फिर अब वो आपकी गुडविल जो है वो बनी रहेगी। रेमंड है, फास्ट ट्रैक है, ये सारे अभी अभी एस्टैब्लिश नहीं है, दे आर फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्गर टाइम। टाटास आर देयर, तो उन्होंने अपनी गुडविल पहले से वो बना के रखे, तो इवन टाइम फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट। Then comes to a nature of the business, which type of the business you are carrying on, because it also it strongly influences up, जितना आपकी बिजनेस की डिमांड है, अगर आपकी डिमांड जो है वो बहुत अच्छी है, आप अच्छे से प्रॉफिट कमा रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली आपकी जो वैल्यू होगी गुडविल की वो भी ज्यादा होगी। देखो, द बिजनेस, अगर बिजनेस में ज्यादा रिस्क है ना तो गुडविल की वैल्यू काफी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ इट। मोनोपोलिस्टिक है तो फिर बहुत अच्छा है कि वो खुद एक सोल ये है, सोल सेलर है, तो ही विल बी अर्निंग मोर ऑफ द प्रॉफिट, मोर ऑफ द गुडविल कैन बी अर्न। Sometimes the goodwill also depends upon the efficiency of the management, कि how efficient your manage business, आपका बिजनेस का मैनेजमेंट कैसा है। अब बहुत एफिशिएंट है तो गुडविल उसकी भी हायर हो जाती है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है तो वैल्यू ऑफ द गुडविल बिकम्स लेस। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्लास कॉम्पिटिटर्स एज वेल। अब मुझे तुम लोग ये बताओ कि कॉम्पिटिटर्स में से कैसे इन लोग ये कर सकते हैं, हाउ कॉम्पिटिटर्स। अगर आप हेल्दी कंपटीशन किसी को दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी जो गुडविल भी है वो भी तो इंक्रीज होगी, कि हाँ आप compete करने की इच्छा तो रख रहे हो एटलीस्ट। Apart from it, you also have a many other factors, your personal reputation with your promoters। आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हो, कि कितना आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो उसमें। आप जितना बिजनेस, तो देखो फास्टली दे आर गेटिंग चेंज। अब तो यू कैन सी द वेंडर्स आर ऑल्सो, जो सब्जी वाला होता है उसको वो भी पेटीएम लेके, यू नो दे ऑल्सो हैव दिस पेटीएम का सिस्टम। सो सिंस द बिजनेस इज चेंजिंग वेरी फास्ट, आप वो बिजनेस के को कैसे वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर रहे हो, कैसे आप उसको फर्दर कैरी कर रहे हो, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू अ गुडविल। समझ में आया? सो दिस आर द फैक्टर्स, ये आपका फैक्टर्स है जिसके वजह से आप गुडविल को पजेस कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द फीचर्स। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुडविल। गुडविल कैन बी सोल्ड विद द एंटायर बिजनेस। ठीक है, गुडविल आपको अगर सेल करना है जब बिजनेस में, एज आई टोल्ड यू, इट हैज अ रियलाइजेबल वैल्यू। आपको सेल करना है तो सेल के टाइम पर आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। बट ये है कि आपको इसके व्हेन इट सेज एक्सेप्ट ऑन द एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर व्हेन द न्यू पार्टनर कंपेंसेट द ओल्ड पार्टनर्स और रिटायरिंग पार्टनर गिव अप हिज राइट इन द फेवरेबल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। अब इसका क्या कहते हैं कि जब भी कोई ना पर्सन, यू नो, आपको इवेल्युएट करने की जरूरत पड़ती है, you need to evaluate the goodwill, and what all are the conditions or what all are the things where you require to evaluate your goodwill। तो जब तो आप पहले तो एक बिजनेस या तो आप अपनी जो कंपनी है ना वो सेल कर रहे हो किसी अदर कंपनी को, तब आपको है ना गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि आपका मार्केट में जो रेप्यूटेशन है वो कितना है, आप कितना उससे अर्न कर सकते हो। सेकेंड, जब भी कोई कंपनी अमालगमेट होती है कोई किसी और कंपनी के साथ, मर्जर होता है कभी,
तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू हैव टू वैल्यू योर गुडविल. आपको वैल्यू करना पड़ेगा कि आपका अमाउंट क्या है गुडविल का ड्यूरिंग दैट टाइम, बाय टेकिंग द पास्ट कंसिडरेशंस. Third thing, as they are mentioning over here, on the admission or the retirement. Now see, it is so possible कि अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो पहले 3 पार्टनर्स थे, अब इन बिटवीन किसी और पार्टनर को इन्वॉल्व होना है तो वो उसने भी एडमिशन लिया, तो वो क्या करेगा, जो भी वो अपना कैपिटल लाएगा साथ साथ में गुडविल का भी अमाउंट लेके आएगा, और दैट गुडविल का अमाउंट विल बी डिवाइडेड अमंग दोस 3 पार्टनर्स, क्योंकि उसके आने से पहले वो 3 लोगों ने वो बिजनेस को एस्टैब्लिश करके रखा था. सेम वे रिटायरिंग पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है बिजनेस में से, देन ऑल्सो देयर इज अ नीड फॉर वैल्यूइंग योर गुडविल, कि कितनी गुडविल थी, एंड दैट गुडविल विल बी देयर शेयर अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स. डेथ हो गई तो डेथ के टाइम पर भी आपको वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी. So these all are the conditions where you require to evaluate your goodwill, where you are required to value your goodwill. कौन सी conditions बोली? When the business is sold to the another, when the business or a company is sold to another company, when the company is amalgamated with other company, or you can say on the time of the admission, death or a retirement of a partner. अब ये मैंने पॉइंट अभी क्यों ले लिया, जस्ट बिकॉज ये वाले पॉइंट में आपको एडमिशन रिटायरमेंट के बारे में भी बोला था, दैट इज व्हाई. So goodwill is a valuable only if it is capable of being transferred from one person to another. उसकी कभी वैल्यू होगी जब कोई और आप एक के पास, अभी मेरे बिजनेस की गुडविल अच्छी है तो मैं मेरे बिजनेस की जो गुडविल है, जो मेरा खरीद रहा है जो दूसरा पर्सन, मैं उसको जब अगर ट्रांसफर कर सकती हूँ तब वो गुडविल की वैल्यू बनेगी, और एल्स देयर इज नो वैल्यू. इट इज ऑब्वियसली इट हैज अ नॉन फिजिकल वैल्यू, उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस है नहीं, दैट इज व्हाई इट इज बीन टर्म एज अ योर इनटेंजिबल एसेट. गुड, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अभी गुडविल से, फॉर एग्जाम्पल मैंने मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी खरीद लिया और साथ में मैंने उसको अमाउंट दिया. अब देखो जरूरी नहीं है ना, अगर मैं मेरा क्वालिटी वर्स्ट कर रही हूँ, अगर मैं मेरे कस्टमर्स को प्रॉपरली सर्विस नहीं दे रही हूँ, तो मेरा जो ये गुडविल है, जो मेरा रेप्यूटेशन है, वो तो 1 मंथ में ही पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. तो गुडविल का एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, इट गेट्स फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम. इट कैन बी ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर्स जो बिजनेस में हो रहा है, इट कैन बी इवन फॉर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहा है बिजनेस को. तो गुडविल खरीदने के बाद भी उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, जो भी वो गुडविल को परचेज कर रहा है. So your and value of a goodwill is obviously based on a subjective judgment of the valuer. ऐसा कोई बेसिकली हाँ आप वैल्यू कर सकते हो, पर फिर भी उसमें क्या लगा हुआ है, एक जजमेंट लगा हुआ है. So the goodwill arises on the as only a part of your purchase transaction. समझ में आ रहा है? Because in certain in most of the cases क्या होता है पता है, transaction in which one company acquires the assets of the another company, अगर कोई कुछ consideration में होता है, या तो कोई it takes in the exchange of any of the common stock. So obviously the buying company is always willing to pay more than the whatever would be the fair value of that business or that identical assets. क्यों? बिकॉज मैंने आपको अभी बताया ना, बिकॉज स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हो सकता है, फेवरेबल रेप्यूटेशन होगी उसकी मार्केट में, सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते होंगे, प्रोडक्शन की मेथड जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, अभी कल टेक्निकल उनके पास सारी स्किल्स होगी. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द अगर सामने वाला फिर आपको पे भी एक्स्ट्रा कर सकता है, जो आपकी फेयर वैल्यू होगी उससे थोड़ा ज्यादा. One point which you need to remember is that goodwill is always paid for the future. आप जब भी गुडविल पे करते हो ना, तो गुडविल इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पेड फॉर द फ्यूचर. एंड एज आई टोल्ड यू दैट वी हैव अ नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. अगर किसी ने एक्वायर किया है, या तो अमालगमेट हो रहे हैं, या तो आपके शेयर्स को आपको वैल्यू करना है, आपको अकाउंट्स में बताना है, अगर कोई टेक ओवर कर रहा है आपका बिजनेस, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज कर रही है, गवर्नमेंट बॉडीज कर रही है, देयर इज अ नीड फॉर डूइंग द वैल्यूएशन ऑफ योर गुडविल. So there are the different methods which are been given for valuing the goodwill. Okay, so let's see कि which all are the methods आप किससे कर सकते हो, कौन कौन सी वैल्यूएशन की मेथड्स है गुडविल की. So valuation
ऑफ गुडविल। How many methods are there? Now the first method is super profit. Second is capitalization. Third one is average profit. हम डिटेल में ये सारी मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन ये मेथड्स का मीनिंग क्या है, क्या होता है ये मेथड में, कैसे वैल्यू करते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हम लोग बेसिकली फर्स्ट ये 4 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। Now let's study these methods with an example. सबसे पहला एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। से दिस लाइन इज अ मार्केट। ये जो लाइन है वो क्या है, मार्केट है, ठीक है। एंड व्हेन यू गो टू द मार्केट यू हैव अ डिफरेंट स्टोर्स, यू हैव अ डिफरेंट शॉप्स, डिफरेंट वेंडर्स हु आर सेलिंग द डिफरेंट थिंग्स। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो एक टाइप की थिंग्स सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मार्केट में जाओगे तो यू विल सी द 10 ज्वेलरी शॉप्स। पर सब लोग क्या वो 10 ज्वेलरी शॉप्स में जाएंगे? नहीं। डिफरेंट पीपल विल बी गोइंग इन द डिफरेंट दिस शॉप्स, डिपेंडिंग कि जो अच्छा रेंज ऑफर कर रहा है, जो डिफरेंट वेराइटीज ऑफर कर रहा है, जिनका प्राइस प्रॉपर होगा। सेम वे इट हैपेंस इन द मार्केट वी हैव मेनी ऑफ द क्लॉथ शॉप्स, देन वी हैव अ ग्रोसरी शॉप। तो वैसे ही हम चलो कुछ कंपैरिजन करेंगे 4 और 5 वेंडर्स में। नाउ से फॉर एग्जांपल आई हैव अ 4 वेंडर्स, P, Q, R एंड S। अब क्या है, ये जो 3 वेंडर्स है दैट इज P, Q एंड R, इन लोग पहले से है, मतलब काफी टाइम से इनका बिजनेस चलते आ रहा है, ठीक है। दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर बिजनेस फ्रॉम द ईयर्स। वेयरएज ये जो एस है ना, उन्होंने अभी ही शॉप लॉकडाउन में ही एक उन्होंने खाने की शॉप से फॉर एग्जांपल ऑफर की थी। ये जो 3 वेंडर्स जो पहले से है ना, दे आर अर्निंग द प्रॉफिट से फॉर एग्जांपल पी इज अर्निंग द प्रॉफिट ऑफ 4 लाख रुपीज, ठीक है, इन अ ईयर। क्यू इज अर्निंग 3 lakh rupees, R is earning 2 lakh rupees एंड एस अभी एक्स्टैब्लिश हुआ था लॉकडाउन में ही और खाने का बिजनेस था, तो ऑलमोस्ट उसका अच्छा खासा ये भी हो रहा था, बिजनेस भी हो रहा था। तो वो उन्होंने गेन किया है 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि पी, क्यू और आर एस कंपैरिजन के एस में क्यों ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। चल हम ये एग्जांपल लेते कि ये तीनों का खाने का, चलो चारों का खाने का ही बिजनेस है। दे ऑल हैव अ फास्ट फूड शॉप, सम आर ऑफरिंग जूस इन इट, एंड सबका एम्बियंस भी अच्छा है, सब कुछ प्रॉपर है।
बट फिर भी पी क्यू आर ज्यादा प्रॉफिट क्यों कमा रहा है एज कंपेयर टू द एस? व्हाट इज द रीजन? ऑब्वियसली एस ने नया नया बिजनेस एक्स्टैब्लिश किया है, अब भी एक्स्टैब्लिश किया है, जबकि ये जो तीनों है वो तो पुराने हैं। हम भी अगर कोई शॉप से पहले से कोई थिंग्स खरीद रहे तो हम भी पर्टिकुलरली कहाँ पर जाएंगे? वही शॉप में जाएंगे। तो सिंस दे आर फ्रॉम अ क्वाइट लॉन्गर टाइम, दे हैव गुड रेप्यूटेशन इनटू द मार्केट। करेक्ट है ना? कितने इन लोग इतने सालों से है, तो बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके रखा है। ये तो अभी इसने अपना नया नया बिजनेस एक्स्टैब्लिश किया है, इसके पास तो अभी से कस्टमर्स बने होंगे। ये भी अगर और 2-3 साल पुराना हो जाएगा तो फिर इसका भी जो प्रॉफिट लेवल होगा दैट विल गेट हायर। करेक्ट? इसका एक जो प्रॉफिट लेवल होगा वो क्या हो जाएगा? हायर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं जब हम वैल्यू करने का, हमारी ये जो एग्जाम्पल है, इन आर एग्जाम्पल दिस व्हाट इज 1 लाख, दिस 1 लाख इज अ नॉर्मल इनकम। इफ यू सी दिस 1 लाख इज एवरीवन इज अर्निंग दिस 1 लाख। सी, एवरीवन इज अर्निंग दिस 1 लाख रुपीज। करेक्ट? सब लोग 1 लाख रुपीज तो अर्न कर ही रहे, जितना ये अर्न कर रहे हैं उतना तो सब लोग अर्न कर रहे हैं। सो दिस 1 लाख आई विल से दिस इज माई नॉर्मल इनकम विच आई एम कंसिडरिंग। अब ये 1 लाख से ऊपर मेरा जो भी है, ये 1 लाख के ऊपर मेरा ये पोर्शन, जो भी ये पोर्शन आया मेरा, वट एवर इज दैट, इज दिस माई पोर्शन, ये वाला पार्ट, दिस वाला पार्ट, दैट विल बी नोन एज अ सुपर प्रॉफिट। ठीक है? कि मैं नॉर्मल तो 1 लाख रुपया अर्न कर ही रहा हूं, पर इसके ऊपर जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है ना, वो मेरा क्या है? सुपर प्रॉफिट है। हम जो गुडविल होता है, वी टेक अ गुडविल, 1 साल का तो अमाउंट हुआ, चलो 1 साल का, बट हमें गुडविल में टोटल प्रॉफिट को बताना है कि मेरा कितना टोटल प्रॉफिट होगा, मेरी टोटल कितनी कमाई हो रही है। तो हमें गुडविल में क्या क्वेश्चन पूछना है कि ये जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो हम कितने साल तक हम कमाने का मौका हमें और भी मिल सकता है। अगर कोई मेरा बिजनेस खरीद रहा है मेरे गुडविल के ऊपर से, तो वो और कितना साल मार्केट में रह के मैं जितना पैसा कमा रहा हूँ या उसका उससे ज्यादा कितना और कमा सकता है। से फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि 5 इयर्स तक, अभी भी मेरी गुडविल तो इतनी है ना कि 5 इयर्स तक भी वो अपना इतना इतना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो अभी भी रह सकता है। हाँ, बट द थिंग इज एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियसली ऑल्सो के गुडविल हैज टू बी मेंटेन। उसको उसको मेंटेन करना पड़ता है। यू कैन नॉट जस्ट लीव इट आफ्टर टेकिंग ऑफ द बिजनेस, यू कैन नॉट जस्ट लीव इट, यू हैव टू डू द हार्ड वर्क ऑन इट। सो जितने इयर्स तक मैं बोलती हूँ कि मैं, हाँ इतने इयर्स तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतने इयर्स तक मेरा जो प्रॉफिट है मैं कमाने का, मेरे को अभी भी मौका मिलेगा, तो मैं उतने इयर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो यहाँ पर जो 1 लाख के ऊपर जो भी हम कमा रहे हैं ना, दैट इज नोन एज द गुडविल, दैट विल बी नोन एज अ गुडविल, दैट इज माई एक्स्ट्रा इनकम। ये मेरा 1 लाख इज अ नॉर्मल इनकम। सो जो भी नॉर्मल इनकम से ज्यादा कमाई आ रही है ना, दैट मीन्स यू आर गेटिंग अप अ सुपर प्रॉफिट। समझ में आया सुपर प्रॉफिट क्या होता है? क्योंकि हमें क्यों फाइंड आउट करना पड़ता है? बिकॉज वी डू नॉट अर्न अ फिक्स इनकम इन द बिजनेस। हम क्या फिक्स इनकम अर्न करते हैं एवरी ईयर? क्या मुझे बिजनेस में 1 लाख रुपए का ही प्रॉफिट होने वाला है? नो, वी डू नॉट अर्न द फिक्स रेट ऑफ द इनकम। इट्स ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग, देयर इज ऑलवेज अप एंड डाउन इन द बिजनेस। बट फिर भी हमें एक तो एस्टिमेट फिगर पता करना पड़ेगा ना कि हम कितना ले सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। करेक्ट? दैट वी नीड टू सी। तो इसके लिए ये मैं जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, दैट इज अ कंसेप्ट फॉर अ सुपर प्रॉफिट मेथड। कि जो ये मेरा नॉर्मल इनकम से जो भी मैं ऊपर एक्स्ट्रा कमा रही हूँ, दैट इज माई सुपर प्रॉफिट। ठीक है? तो मुझे, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे टोटल बेनिफिट, मुझे 1 साल नहीं, मुझे कितने साल, मैंने क्या बोला था कि या फ्यूचर में कितना, फ्यूचर है, गुडविल इज पेड फॉर द फ्यूचर, तो फ्यूचर में कितना मिलने वाला है आपको बेनिफिट। सो टोटल बेनिफिट आपको फ्यूचर में कितना मिलेगा विल बी इक्वल टू योर
सुपर प्रॉफिट का अमाउंट इनटू नंबर ऑफ इयर्स, कि कितने साल तक आपकी वो कमाई ऐसे की ऐसे रह सकती है, आप कितना अर्न कर सकते हो। सो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, जो भी आपको नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर मिला, ऊपर जो भी नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर है वो आपका सुपर प्रॉफिट है। तो यहाँ पर 1 लाख इज अ नॉर्मल, तो 4 लाख माइनस 1 लाख, तो दैट विल बी 3 लाख इनटू नंबर ऑफ इयर्स, कितने इयर्स तक आप उसको बरकरार रख सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि मैंने सोचा कि हाँ मैं ये 5 इयर्स तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 5। ठीक है, हम देखो हम कब तक एस्टिमेट कर सकते हैं, हम 4 to 5 इयर्स तक एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में कितनी सारी टैक्स के पॉलिसीज चेंज होती है, कॉम्पिटिटर्स इंक्रीज हो जाते हैं, न्यू न्यू बिजनेसेस एस्टैब्लिश हो जाते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट यू कैन नॉट टेक फॉर मोर देन 4 or 5 इयर्स। समझ में आया? मैंने आपको कैसे ये फॉर्मूला भी एक्सप्लेन किया कि हमने क्यों नंबर ऑफ इयर्स लिया है। नाउ अपार्ट फ्रॉम इट, हम अभी जब ये देखना है कि मैं कितना कमा सकती हूँ, तो पहले मुझे ये तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मैं पहले कितना कमाती थी। अगर मैं पहले भी 1 लाख रुपीज कमा रही हूँ और मैं गुडविल किसी का बिजनेस जो अच्छा एक्स्टैब्लिश है वो भी कमाने के बाद भी अगर मैं 1 लाख रुपीज कमा रही हूँ, तो इज देयर एनी प्रॉफिट फॉर मी? जो खरीदा जिसने, उसके लिए क्या वो कुछ प्रॉफिट मोटिव होगा? ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होगा। सो इसके लिए व्हाट वी सी द पास्ट ईयर्स में हमने कितना प्रॉफिट कमाया होगा, तो हम पास्ट ईयर का क्या ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं। सो दैट इज वाई फर्स्ट वी सी द एवरेज प्रॉफिट, हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते कि मुझे एवरेज कितने साल का कितना मिलेगा। से फॉर एग्जाम्पल मैं पास्ट के 3 इयर्स को कंसिडर करती हूँ, तो व्हाट आई विल डू, पास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट डिवाइड बाय 3, मतलब आप जितने इयर्स के प्रॉफिट लोगे उतना डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में वो नंबर लिखोगे। 5 इयर्स का प्रॉफिट ले रहे हो तो ऊपर 5 अमाउंट्स यू विल एड एंड डिवाइडेड बाय 5 यू विल डू इट। सो फॉर दिस पर्पज यू नीड टू फाइंड आउट, आपको पहले ये तो देखना पड़ेगा कि आप एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहे हो। सो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। Because and what about a normal profit? Your normal profit depends upon your level of income. आपने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है और उसके ऊपर आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न, कितना रेट मिलेगा, उसके ऊपर कितना नॉर्मल प्रॉफिट आपको उसके ऊपर अर्न होगा। सो नॉर्मल प्रॉफिट ऑलवेज डिपेंड अपॉन योर कैपिटल, हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड, अपने बिजनेस में अपना कितना कैपिटल डाला, एंड दैट यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। बट अब अभी इतना समझ में आया आप लोगों को? हम नेक्स्ट क्लास में नॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में पढ़ेंगे।